एक दोबारा से एक तरह की एक रिवीजन जैसी हो जानी है। और इसको हम देखते हैं अभी। देखो बेटा, प्रोसेस में हमारे पास जो होते हैं वो की एलिमेंट्स है ना। की एलिमेंट्स में क्या है कि सबसे पहले देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस है क्या। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, इट इज अ डायनेमिक फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर यूजिंग वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स। मतलब जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें हम लोग टोटल जो है वो एक लेके चलते हैं कि मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कैसे होना है, कन्वे कैसे होना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और उसमें माध्यम जो बनेगा वो डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स बनेंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो की एलिमेंट्स हैं, जिसके बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो शुरू ही नहीं हो सकती, या पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं हो सकती, या खत्म नहीं हो सकती। तो वो की एलिमेंट्स जो है, ईच ऑफ दिस की एलिमेंट्स इट इज इंपॉर्टेंट, ये होने चाहिए। अभी कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट इज सेंडर। सेंडर जो है, जो पर्सन जिसने अपना आइडिया भेजना है। जैसे देखो, मैंने आपसे बात करनी, मैंने आपको लेक्चर देना है, तो अगर मैं ही नहीं हूं अवेलेबल, या मैं ही नहीं बोल रही, या मेरी मेरी जो है, मेरा जो आइडिया ही मेरे पास नहीं है जो मैंने क्या कहना है, तो फिर कम्युनिकेशन तो शुरुआत में ही फेल हो गई है ना। और दूसरी तरफ कौन हो? रिसीवर। जैसे यहाँ पे इन्होंने 5th नंबर पे रिसीवर लिखा हुआ है ना, तो मैं रिसीवर पहले इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आप रिसीवर हो। ठीक है जी, क्लियर करने के लिए कि अगर मैं सेंडर हूं तो रिसीवर कौन है? आप रिसीवर हो। रिसीवर कौन होता है? एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर whom द इंफॉर्मेशन वाज इंटेंडेड टू रीच। अब मैंने अगर लेक्चर तैयार किया है तो किसके लिए किया है? आपके लिए किया है। आप क्या हो? कहाँ कहाँ पे, कहीं ना कहीं पे कुछ इंडिविजुअल भी बैठे होंगे अपने अपने घर में, ठीक है, स्क्रीन ये ऑनलाइन मोड पे। और कहीं कहीं पे आप लोग स्कूल में ग्रुप में भी बैठे होंगे। ठीक है, तो इसलिए फिर ये हो जाएगा, ये इंडिविजुअल को भी जा सकती है मैसेज, या आइडिया कन्वे हो सकता है, या ग्रुप को भी जा सकता है। और ये इसके लिए ओपन है। द रिसीवर इज एट द अदर एंड ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब उसके बाद हम वापस सेकंड नंबर पे आते हैं, दैट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है? द वे द इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड और ट्रांसलेटेड इनटू अ मैसेज एंड पुट इन वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम। अब जो एनकोडिंग है, इसमें हम जो सेंडर है, ही और शी, दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड कि वो इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ट्रांसलेट करे, एनकोड करे कि जो मैसेज है वो रिसीवर के पास सही ढंग से पहुंच पाए, और एक प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करते हुए उस तक पहुंच सके। ठीक है, भेजने का एक जो तरीका है जिसमें वो डिफरेंट तरह के वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम यूज कर सकता है। चाहे मैं मेल के थ्रू भेज रही हूँ आपके पास कोई मैसेज रिटर्न में, चाहे मैं आपके साथ, जैसे अभी हम लोग क्लास में हैं तो इस तरह से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको भेज रही हूँ मैसेज, है ना, आपको कन्वे कर रही हूँ जो कंटेंट्स हैं इस टॉपिक के, ये हो सकता है। तो मतलब ये सेंडर की चॉइस है कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करेगा या डिस्क्राइब करेगा, किस तरीके से उसको पेश करेगा। ठीक है, अब भेजना क्या है? मैसेज। अब मैसेज हमने फर्स्ट सेंडर में भी पढ़ लिया था। Messages, the information that the sender wants to send. Messages can be speech and in writing, signs, pictures, symbols, depending upon the situation and nature and importance of information desired to be sent. अगर मैंने आपको देखो मैथ्स करवाना है, या मैंने आपको अकाउंट्स करवाना है, तो नेचुरली उस केस में मैं आपको जस्ट बाय रीडिंग नहीं करवा पाऊंगी। उसमें के लिए अगर आपके पास वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में पहुंचे, तो उस केस में मैं आपको कुछ लिख कर बताऊंगी, है ना, कुछ मार्क कर कर बताऊंगी, इनफैक्ट कुछ सॉल्व कर कर बताऊंगी। ठीक है जी। लेकिन अगर हम जैसे कुछ टेक्स्ट फॉर्म में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि सिंपल किसी के बोलने से और दूसरे के ध्यान से सुनने से अगर किसी चीज का आइडिया मिल जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है, तो फिर उसके लिए हम वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। सो कहने का मतलब है कि जो मैसेज है पहले वो डिसाइड करता है, और उसके बाद उसका चैनल डिसाइड होता है। मैसेज में होता है कि आपने भेजना क्या है, और कम्युनिकेशन चैनल जो है वो मेथड होता है डिसाइड कि किस ढंग से भेजा जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? समझ आ रहा है? यस मैम। पता चल रहा है? ओके। हाँ जी। सो मैसेज क्या है? मैसेज स्पीच भी हो सकती है, कोई राइटिंग में भी हो सकता है, कुछ कुछ मैं पिक्चर वगैरह भी आपको दिखा सकती हूँ। आगे मेरे माइंड में है कि कुछ एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको ना थोड़ा सा अगर पिक्चर्स दिखा पाई तो जरूर आई विल शेयर विद यू। ठीक है जी, तो वो है।
तो उसके बाद है बेटे जैसे कम्युनिकेशन चैनल, मेथड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, जिस ढंग से हम मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, ओरल में करना चाहते हैं, रिटन में करना चाहते हैं, लिख के मेल के थ्रू करना चाहते हैं, या फोन के थ्रू मैं कर रही हूँ, या फिर अभी बोलकर क्लास में आपके साथ जुड़े हैं हम लोग आपस में, तो उस ढंग से भी आपके पास जो है वो आइडिया जो है कन्वे हो रहा है। रिसीवर मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर सेंडर मैं हूं तो रिसीवर आप हो, ठीक है जी। अब डिकोडिंग क्या है? इट रेफर्स टू इंटरप्रिटेशन एंड कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इनटू इंटेलिजिबल फॉर्म so that the recipient can fully understand the true meaning of the information। अब देखो, जब मैंने आपके पास मैसेज भेजा तो मैंने उसको अपने ढंग से ट्रांसलेट किया, अपने ढंग से जो मुझे लगा कि ये एक्सप्रेसिबल होगा, लेकिन अब आपके पास जो मैसेज है आप उसको समझ पा रहे हो उसी सेंस में कि नहीं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको इंटरप्रेट कर पाए, कन्वर्ट कर पाए अपने अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। इंटेलिजिबल फॉर्म मतलब आप उसको समझ पाए, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। अगर देखो कम्युनिकेशन यहीं पे आकर पता चलता है कि वो फेल हुई कि वो सक्सेसफुल हुई। अगर तो सेंडर जिस तरीके से जो मीनिंग कन्वे करना चाहता था, अगर उसी सेंस में जो रिसीवर है उसको वो मीनिंग कन्वे हो जाता है, एक कंसेंसस एडियम बन जाता है, उनकी एक आपस में दोनों की माइंड्स की जो है कंसेंटिंग माइंड्स हो जाते हैं, जो वो कह रहा है और जो दूसरा सुन रहा है वो आपस में उसी डायरेक्शन में समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। और उसके लिए जरूरी है कि भेजने वाला एनकोडिंग प्रॉपर करे और जो रिसीवर है, जो रिसिपिएंट है, वो डिकोडिंग उसको कर सके और उसको समझ सके। अब ये पता कैसे चलता है कि रिसीवर को कि उसको समझ आ गई, उसको वो कैसे अपना वो कन्वे करेगा, वो फीडबैक देगा, जो लास्ट स्टेप है इसका, ठीक है जी। फीडबैक जो है इट इज द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस, इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्स और एक्शन अ रिसीवर टेक्स आफ्टर डिकोडिंग अ मैसेज। अब जो डिकोडिंग है वो तो रिसीवर ने अपने समझने के लिए डिकोड किया, उसको अपना मीनिंग निकाला कि ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो जो आगे जो रिसिपिएंट है वो जो देता है अपना एक रिस्पॉन्सिव बिहेवियर एग्जिबिट करता है, वो अपना जो उसके ऊपर एक्शन शो करता है, एक्चुअली वो फीडबैक है। अगर तो वो रिस्पॉन्स जो सेंडर एक्सपेक्ट कर रहा है उसी सेंस में वो दे रहा है, तो फिर तो इसका मतलब कि जो फीडबैक है एक तरीके का पॉजिटिव फीडबैक गया है। लेकिन अगर वही चीज उसको नहीं जच रही है रिसीवर को और वो रिस्पॉन्स नेगेटिव में या नो एक्शन कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन फेलियर हो रहा है, ठीक है। ये है, तो इसलिए जो फीडबैक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आके ही जो पूरा सर्किट है कम्युनिकेशन का ये कंप्लीट होता है। अगर फीडबैक नहीं होगा प्रॉपर तो फिर उस केस में जो कम्युनिकेशन है वो आप कह सकते हो कि जैसे कि कम्युनिकेशन हुई ही नहीं, इस तरह से लगेगा, ठीक है। अब आप इसमें जरा देखिए डायग्राम जो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें आप देखो फीड जो सेंडर है वो इनकोड करके अपने मैसेज को भेज रहा है थ्रू अ चैनल और मीडियम, ठीक है, टू द रिसीवर, जो रिसीवर उसको समझने के लिए डिकोड कर रहा है, और जब रिसीवर उसको डिकोड करके समझ पाता है तो फिर वो उसका फीडबैक जो है वो सेंडर को भेजता है। तो यहाँ पे आके पूरा का पूरा जो सर्कल है, जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सर्किट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा की एलिमेंट से। अभी वैसे इसकी प्रोसेस आगे भी रिपीट होनी है और थोड़ी सी डिटेल में और भी पता चल जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. हाँ जी, Yes, ma'am. Yes. हाँ जी, हाँ जी, ओके। यस ये मैम। देखिए बेटा, अब ये हाँ जी, ये देखिए ये ना इसमें भी प्रोसेस का इन्होंने और थोड़ी इलेबोरेशन दे दी है ना। ये देखो इसमें है डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया, मतलब जो सेंडर ने जो कम्युनिकेट करना है पहले उसके पास आइडेंटिफाइड आइडिया तो होना चाहिए ना, उसने कम्युनिकेट करना क्या है, उसके पास प्रॉपर एक प्लान तो होना चाहिए ना। उसके बाद है एनकोडिंग, अगर उसने डेवलप कर लिया आइडिया तो नेचुरली वो फिर उस मैसेज को प्रेजेंट करेगा सूटेबल वर्ड्स यूज करते हुए, फ्रेजेस या सिंबल्स के साथ, ताकि उसका आइडिया सही ढंग से एक सही डायरेक्शन में पहुंच जाए रिसीवर के पास। और फिर उसको भेजने के लिए फिर वो एक मेथड, माध्यम या चैनल यूज करेगा, और वो चैनल कोई भी हो सकता है, आगे हम जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स इसकी होंगी कम्युनिकेशन की, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, रिटन या विजुअल भी हो सकता है। वर्बल मतलब आम बातचीत जो हम मुंह से बोलते हैं, स्पोकन वर्ड्स, नॉन वर्बल मतलब जेस्चुरल लैंग्वेज, सिंबल्स वगैरह, रिटन मतलब हम कुछ लिख कर देते हैं, और विजुअल हम कुछ दिखाते हैं विजुअल फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है। इसकी डिटेल्स हम लोग करेंगे आगे कवर, सो नो नीड टू वरी। नेक्स्ट है रिसीप्ट ऑफ मैसेज।
अब जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। अगर तो रिटर्न मैसेज भेजा गया है तो उसको रीड करेगा, अगर वर्बल है तो उसको सुनेगा। नेचुरली उसके सेंस ऑर्गन्स अलग अलग होंगे, ठीक है। और रिटर्न के अपने फायदे हैं और जो वर्बल है उसके अपने फायदे हैं, ठीक है जी। हर एक के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। सो डीकोडिंग ऑफ मैसेज ये बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि अगर रिसीवर उसको कन्वर्ट कर पाए जिससे कि उसको वो अंडरस्टैंड कर पाए, फिर ही हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई। अगर वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा या उस ढंग से नहीं कर पा रहा जिस ढंग से सेंडर इज सपोजिंग कि उसको भेज रहा है, तो फिर रिसीवर जो है वो उसके लिए वो कम्युनिकेशन कोई भी मायने नहीं रखती है, ठीक है। वो ऐसा ही है कि जैसे एज इफ देयर हैज बीन नो कम्युनिकेशन, ठीक है जी। फीडबैक में वही आ गया कि रिसीवर ने फिर अपना जो अंडरस्टैंड किया है उसको वापस कन्वे करना है और उसके बिहाफ पे अपना एक रिस्पॉन्स देना है। तो अगर सेंडर तब तक वेट करता है जब तक उसको पता ना चले कि हाँ कि अगले की तरफ से मेरे को मैसेज जो है वो इंटरप्रेट हुआ है प्रॉपरली एक्यूरेटली कि नहीं, वो मुझे उस ढंग से उसका जवाब भेज रहा है जो मैं चाहता हूँ उसी डायरेक्शन में, या अगर ऑपोजिट भी भेज रहा है, कहने का मतलब उसको पता तो चल गया कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। यही 6 स्टेप्स हैं। पीछे हमने जो किए थे वो एलिमेंट्स थे, ठीक है। और ये इसी की इलेबोरेशन जब हम करते हैं विद डायग्राम, तो वो हमारी एक प्रोसेस जो है कंप्लीट बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एसेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है आपके कम्युनिकेशन के सर्किट को कंप्लीट करता है, उसके साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि जब कम्युनिकेटर ने अपना काम कर दिया, उसने कम्युनिकेट कर दिया, मैसेज दे दिया एक एप्रोप्रिएट माध्यम यूज करके, तो फिर मतलब अब जो बॉल है इट इज इन द कोर्ट ऑफ द रिसिपिएंट। उसने बताना है कि उसको मैसेज समझ आया, एक तो ये, और दूसरा ये कि जो कम्युनिकेटर उसे करवाना चाहता है तो रिसिपिएंट क्या उस ढंग से या उसे उसे करना भी चाहता है, वो अपना एक जिसे बोलते हैं ना कंसेंट जो है उसका वो वेट कर रहा होता है जो सेंडर है, ठीक है। अब जो केविन यूजबेरी है इन्होंने फीडबैक को ना 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज पॉजिटिव फीडबैक, देन इज नेगेटिव फीडबैक, देन इज पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, positive feed forward, next is negative feed forward, third is positive feedback and fourth is negative feedback. पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड को हम बाद में समझेंगे, पहले हम फीडबैक की बात करेंगे। फीडबैक आपके लिए एक फेमिलियर वर्ड है। फीडबैक का मतलब है, जैसे पॉजिटिव फीडबैक मींस अफर्मिंग कमेंट्स विद रिगार्ड टू पास्ट बिहेवियर। कहने का मतलब कि जो आपने जो सेंडर ने बोला, ठीक है, और जो उसने पूछा कुछ भी हो सकता है, या जो उसने करने को कहा, तो उसके ऊपर जो है ये जो रिसिपिएंट है वो बताता है कि हाँ ठीक है, जो आपने किया, बोला, कहा, है ना, करने को कहा, तो वो ठीक है, मैं उसके साथ सहमत हूँ, आपने सही बोला, आपने सही किया, या जो आप कह रहे हो मैं करूंगा, सो दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। अब इसका उलट अगर ले लें नेगेटिव फीडबैक, तो उसमें क्या है, नेगेटिव फीडबैक इज द ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, इट इंक्लूड्स करेक्टिव कमेंट्स विद रिगार्ड टू पास्ट बिहेवियर। अब इसमें है कि अगर किसी ने सेंडर ने जो कहा, जो उसने पूछा, या जो उसने कुछ करने को बोला, तो अगर उसमें जो रिसिपिएंट है वो उसे एग्री नहीं कर रहा, तो वो फिर एक करेक्टिव कमेंट्स साथ में जोड़ के उसको कहेगा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या यहाँ पे आप ये गलत कह रहे हो, या यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई करके दीजिए, या जो आप ये मुझे कह रहे हो करने को तो मैं नहीं कर सकूंगा या कर सकूंगी, ठीक है, तो या मैं इसको सिर्फ इसी ढंग से कर सकूंगी। तो वो हो जाता है एक तरह का नेगेटिव फीडबैक, जिसमें हम लोग करेक्शंस भी लगा के देते हैं। पता चल गया आपको पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके। अब है पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड और नेगेटिव फीड फॉरवर्ड। अब जैसे वो फीडबैक है, मतलब हम लोग एक जैसे रिवर्स गियर डाल रहे हैं, बैक में वापस पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जो कहा गया, जो बोला गया, जो पूछा गया, जो करने को बोला गया, उसको हम लोग वापसी पे देख रहे हैं कि जो ये हो चुकी है चीज, उसके ऊपर हम लोग अपना जो है वो एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब जो फीड फॉरवर्ड है वो क्या है, it is actually it focuses on how you can do things differently in future। तो वो फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के लिए, कि जैसे कि अगर चलो आपने जो कुछ कहा है या कह रहे हो, तो आप आगे के लिए जो नेक्स्ट कहने वाले हो तो आप इसमें प्लीज इस चीज को ऐड कर लीजिए।
हम लोग अफर्म करते हुए आपने जो कहा है ठीक कहा है, आप साथ में इसके ये एडिशन कर लीजिए। सो ये हो जाता है फ्यूचर बिहेवियर के लिए आप उसको गाइड कर रहे हैं सेंडर को। नेगेटिव में क्या है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, इट इंक्लूड्स करेक्टिव कमेंट्स। मतलब बात वही है, टेंस का फर्क है, हम लोग वो करते हैं ना, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, ये उसी ढंग से हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जो फीडबैक है दैट इज रिलेटेड टू पास्ट टेंस, जो हो चुका है उसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हो। जो फीड फॉरवर्ड है इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस, कि जो होने वाला है, जो फ्यूचर में सेंडर जो कहेगा या पूछेगा, तो उसके लिए आप उसको पहले से करेक्टिव कमेंट्स दे रहे हो कि आगे के लिए आप इसको ऐसे कहिएगा, या इसमें ये वाली मॉडिफिकेशंस लगा के अगले स्टेप के लिए आप इस ढंग से इस प्रपोजल को आप हमारे सामने लेके आइएगा। तो ये हो जाता है बेटे फीड फॉरवर्ड। सो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। आप इसको फीडबैक या फीड फॉरवर्ड को आप इसको ना टाइम एलिमेंट के कंटेक्स्ट में दिमाग में रख सकते हो, कि जो फीडबैक है वो रिलेटेड टू पास्ट बिहेवियर है, और जो फीड फॉरवर्ड है वो क्या है, इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर बिहेवियर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, क्लियर हो गया, सिंपल है ये काफी। हाँ जी, आगे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes, ma'am. देन Yes, इज वी ma'am. हैव, ओके जी, देन इज मॉडल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब मॉडल्स कौन कौन से हैं, देखो, वन वे कम्युनिकेशन या वन वे प्रोसेस। अब आप बोलोगे कि मैम कम्युनिकेशन तो टू वे प्रोसेस ही सुना है, तो इसका मतलब वन वे भी होता है, मतलब वन वे तो होना ही नहीं चाहिए वैसे तो, है ना। लेकिन वन वे है, जैसे कि देखो, वन वे में सिंपल ये है कि जैसे आपने एक जैसे आपने टीवी ऑन किया तो वहीं से जो है वो जो एड्रेस कर रहे हैं कोई, जैसे कोई किसी तरह से कोई स्पीच आ रही है, कोई प्रोग्राम आ रहा है, जिसमें आप सिर्फ सुन रहे हो और बोलने वाला सिर्फ उसी तरफ से एक ही तरफ से बोले जा रहा है। आप अगर कुछ बोलोगे तो आपका बोला उस तक नहीं पहुंचेगा, तो ये वन वे प्रोसेस हो जाती है। A one-way communication process is a simple communication process wherein the communication is one-sided. ठीक है जी? It begins when the sender selects a message to deliver to the receiver, followed by the encoding stage. The message is transmitted to the receiver via medium, followed by which the receiver decodes the message. अब जो वन वे कम्युनिकेशन है उसमें और जो टू वे कम्युनिकेशन है उसमें ना बेसिक जो एलिमेंट है जिसका फर्क आता है ना, वो सिर्फ ये है, जैसे ये डायग्राम देख रहे हो ना, तो वन वे में सेंडर भी होगा, इनकोडिंग भी होगी, मैसेज भी होगा, चैनल भी होगा, डीकोडिंग भी होगी, रिसीवर भी होगा, नहीं होगा तो सिर्फ एक फीडबैक नहीं होगा। ठीक है जी। तो वन वे कम्युनिकेशन में बोलने वाला अपने मैसेज को प्रॉपर तरीके से उसको वर्बल या नॉन वर्बल में कन्वर्ट करके एक सूटेबल एप्रोप्रिएट मीडियम के थ्रू रिसीवर को भेजेगा, रिसीवर उसको डिकोड करके समझेगा, समझ के अपने पास उसका वो जो भी है मन में रख लेगा, वो उसको उसका फीडबैक नहीं देगा। दिस इज वन वे प्रोसेस। टू वे में क्या हो गया, द टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस is an improved version of one-way process. It is more contemporary in nature. In the one-way communication model, the sender continues to remain in a dilemma if the receiver has correctly interpreted the message. However, in the two-way process follows the same steps, only here the receiver gives the sender feedback and can also clarify his or her doubts or even share his or her perspective on the proposed topic of डिस्कशन। सो टू वे में क्या है, टू वे में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है की एलिमेंट फीडबैक वो प्रेजेंट होता है, जो कि वन वे में नहीं होता। और आप देखो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, कि अगर फीडबैक नहीं होगा तो उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब अगर आप देखो सेंडर जो है वो मैसेज कन्वे कर रहा है रिसीवर को, प्रॉपर एनकोडिंग डिकोडिंग सब कुछ हो रहा है, चैनल भी प्रॉपर है, लेकिन बाद में अगर फीडबैक ही नहीं उसके उसको मिल रहा सेंडर को, तो दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, कहाँ पे दिक्कत हो सकती है। हाँ जी बेटा, एनीवन, अगर फीडबैक नहीं जा रहा है रिसीवर से सेंडर के पास तो दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, फीडबैक नहीं है, मतलब एब्सेंट है, तो फीडबैक के बिना क्या होएगा। जैसे हाँ जी, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਮ ਡਾਊਟਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। आप देखिए अब मैंने आपसे 3 से 4 बार पूछा कि कहाँ दिक्कत हो सकती है, क्या मिसिंग है,
इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है? आपने कुछ सेकंड्स लिए बोलने में, है ना? तो मेरे मन में ये चल रहा था, पता है क्या चल रहा था? मैं बताऊं डाउट क्या राइज हो रहा था, अगर मैं अपनी बात करती हूँ एज अ सेंडर, मेरे मन में ये डाउट हो रहा था कि अब मैं इससे नेक्स्ट ये पूछूंगी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑडिबल है? कहीं पे कोई टेक्नोलॉजी फेलियर तो नहीं है? या आपको स्क्रीन पे कुछ जो है मैं दिखाना चाह रही हूँ वो पता चल रहा है? जो मैंने पूछा है क्वेश्चन आपके पास पहुंचा भी है? आपको समझ भी आया मैं क्या पूछ रही हूँ? मेरे मन में ये डाउट आने शुरू हो गए थे। अब आपको समझ आई कि फीडबैक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं अपने टॉपिक को वहीं पे रोक के, मैं अपने टॉपिक को वहीं पे रोक के ये सोचने लग गई फ्यू सेकंड्स के लिए, जितनी देर आप चुप थे, कि मुझे आगे अब मैं कंटिन्यू करूं कि मैं आपसे पूछूं, या मैं मतलब किसी और ढंग से आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करूं, फिर मैं आगे जाऊं। तो मेरा आगे जाना वहीं पे रुक गया जब तक कि आपकी तरफ से मुझे फीडबैक नहीं आया। गॉट इट? इंपॉर्टेंस क्या है फीडबैक की, ठीक है? इसीलिए जो टीचर है वो क्लास में बार बार बच्चों को यही बोलता है कि हाँ जी समझ आ गया, क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, ठीक है? तो इसी ढंग से, नहीं तो कई बार बच्चों को लगता है कि शायद टीचर ना बच्चे सो ना जाए इसलिए उठाने के लिए पूछ रही है। गॉट इट? हाँ जी, नेक्स्ट बेटा देखो, ये डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बिटवीन वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। इससे आपको वन वे और टू वे कम्युनिकेशन जो है ना वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, इसमें फर्स्ट इज वन वे कम्युनिकेशन इज लीनियर, और जो टू वे कम्युनिकेशन है एक साइक्लिक मॉडल है। मैं बार बार आपको यही बात बोल रही थी कि जो टू वे कम्युनिकेशन है उसका जो साइकिल कंप्लीट होता है जब फीडबैक आता है ना, तो मतलब वो साइकिल की फॉर्म में जो है वो चलता है, जहां से शुरू हुआ और फिर वापस वही सेंटर से शुरू हुई कम्युनिकेशन तो वापस सेंटर पे ही आके कंप्लीट होती है, तभी वो साइकिल बनता है। और सेंटर पे आके कंप्लीट किया कैसे होती है? थ्रू फीडबैक। जो वन वे कम्युनिकेशन है वो लीनियर है, मतलब कि वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है? एक ही दिशा में, जैसे कि अगर सेंटर की तरफ से कुछ जा रहा है तो बस वही बोली जा रहा है, आगे कोई भी नहीं है, ठीक है? इस ढंग से तो इसको हम बोलते हैं ये लीनियर है, ग्राफिकली इसको हम लीनियरली शो करते हैं, और टू वे को हम लोग साइक्लिकली शो करते हैं, सर्कल की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है? हाँ जी, परसीविंग में क्या है? सेंडर इज अनअवेयर इफ द रिसीवर हैज करेक्टली परसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड द मैसेज। अब जो वन वे है उसमें सेंडर को ये वो अनजान रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि जो रिसीवर है उसने उसके मैसेज को करेक्टली परसीव किया भी है, समझा भी है, वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? तो जो कम्युनिकेशन की टू वे प्रोसेस है उसमें उसको आराम से पता होता है, क्योंकि उसने फीडबैक दिया होता है, साथ के साथ उसने रिस्पॉन्स दिया होता है, उसको पता है कि सेंडर को कि रिसीवर ने मैसेज को सही ढंग से समझ लिया है और वो उसी ढंग से रिस्पॉन्स दे रहा है। ये जरूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही होना चाहिए, यहाँ पे आप ध्यान रख लेना, रिस्पॉन्स पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक जो है वो हो सकते हैं। तो लेकिन ये है कि कम से कम कुछ बोले तो सही, जैसे हम कहते हैं ना बोलो तो सही, हाँ बोलो या ना बोलो कुछ तो बोलो। सो अगर मैं पूछूं आपसे बेटे आपको समझ आया, हाँ बोलो या ना बोलो कुछ तो बोलो, ताकि मेरे को आगे के लिए डायरेक्शन मिल सके कि मैंने आगे बढ़ना है कि मैंने पीछे को दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है? समझ गए? सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट है बेटा फीडबैक। वन वे कम्युनिकेशन एलिमिनेट्स द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक, टू वे कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक। तो इसमें फीडबैक इंपॉर्टेंस है। बेसिकली वन वे और टू वे में जो डिफरेंस आता है ना, अगर आपका एमसीक्यू आएगा तो आपका इस तरह से पूछा जाएगा कि वन वे और टू वे कम्युनिकेशन के बीच में जो बेसिक की एलिमेंट का जो डिफरेंस है, जो मिसिंग होता है, जिसकी वजह से टू वे वन, जिसकी एब्सेंस से टू वे वन वे बन जाता है, और इसकी प्रेजेंस से वन वे टू वे बन जाता है, वो कौन सा एलिमेंट है? दैट इज फीडबैक। हो गया क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। वन वे कम्युनिकेशन इज अ मोनोलॉग, टू वे कम्युनिकेशन इज अ डायलॉग बाय नेचर। अब मोनोलॉग का होता है जिसे हम बोलते हैं उसको अपना खुद से बात करनी, जैसे ना स्वगत भाषण जिसे बोलते हैं, कि आप अकेले ही स्टेज पे खड़े और आप जैसे कि जैसे थिएटर में भी कई बार होता है ना कि एक ही एक्टर का जो है रोल है और वही उसका मोनोड्रामा की तरह उसमें वो अपना ही पार्ट प्ले कर रहा है, किसी और ने उसमें पार्ट प्ले नहीं करना है, एक ही का ही रोल है। तो मतलब ये एक स्वगत भाषण की तरह आप लोग अपने से ही एक ही जना जो है वो बोले जा रहा है, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। टू वे में जो है इट इज अ डायलॉग, मींस डुअल हो जाता है, दो के बीच में दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखिए, जैसे वन वे में वॉचिंग अ वीडियो, लिसनिंग टू म्यूजिक, अब आप सतिंदर सरताज के सॉन्ग सुन रहे हो या किसी और के सुन रहे हो, है ना, तो आप लोग जस्ट उसको सुन रहे हो,
वो बोल रहे हैं, सिंगर बोल रहा है, कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, आप उसको सुन रहे हो, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, हाँ साथ के साथ खुद गुनगुना सकते हो, बट वो उसको नहीं पता चलेगा क्योंकि उसने नहीं बोला आपको ये करने को। अब जब टू वे है तो उसमें क्या है, कम्युनिकेटिंग विद अ फ्रेंड और इंटरव्यूज, तो आप बात कर रहे हो, ठीक है, किसी बात के लिए कोई सलाह बना रहे हो, है ना, कोई आप झगड़ा भी कर सकते हो इसमें, वो भी तो कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है, बिकॉज आप उसमें यही है कि आपके जो इंटरचेंज है वर्ड्स का वो कुछ अलग हो रहा है जो नहीं होना चाहिए वैसे तो इंटरव्यू हो रही है, बॉस या जो एम्प्लॉयर है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज जो है वो उसके आंसर दे रहे हैं, तो उसमें दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है जी। सो ये इस टॉपिक का था जिसमें हम लोग आज कर रहे थे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये टॉपिक इजी लगा होगा, समझ आ गया होगा, और आपकी एक तरह से पूरे टॉपिक की एक रिवीजन हो गई है, इजंट इट? क्लियर है? कोई यस मैम। वर्ड कुछ भी अगर नहीं समझ यस आया तो मैम। आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? आगे चले? यस यस मैम। ओके, ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट अभी है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये टॉपिक भी हमने बिजनेस स्टडीज में किया है ना, लेकिन इसमें आगे आके ना थोड़ा सा कुछ एडिशंस भी हैं जो आप फर्स्ट टाइम सुनोगे तो आपको बढ़िया लगेगा लर्निंग के लिए, ठीक है। अब इसमें है कि देखो बेटे, बिजनेस कम्युनिकेशन को जब हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो इसमें अगर आप डायग्राम देखो तो ये दो तरह से होता है कि रिलेशनशिप क्या है पार्टीज में आपस में, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, ठीक है, उस हिसाब से भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड होती है। दूसरी है मीडिया यूज्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, रिटन है या जेस्चरल है, तो उससे भी हम लोग कम्युनिकेशन की टाइप्स जो है वो बना लेते हैं। और एक तीसरा है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप सेंटर में देख रहे हो। सो तीन पैरामीटर्स हैं इसके, ठीक है जी। तो जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है कि उसमें यह है कि अपवर्ड जा रही है कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर जा रही है वो अपवर्ड है, ऊपर से नीचे है तो डाउनवर्ड है, डायगनल है या हॉरिजॉन्टल है। तो ये हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे आगे, इसके ऊपर एमसीक्यूज अच्छे बन जाते हैं। हाँ जी, अब देखो बेटा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? Formal communication, also known as official communication, is designed by organizations to ensure the flow of official information through proper predefined channels and routes. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम बात कर रहे हैं ना, वो रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें डायग्राम में, तो फॉर्मल का मतलब जहाँ पे एक सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप है आपस में। तो नेचुरली वो दोनों ही नौकरी करने के लिए आए हैं, एक जाना जो है उसका काम है काम देना, और दूसरे का क्या है कि उसे काम लेना और उस काम को एग्जीक्यूट करना, ठीक है जी, ये है। अब इसमें क्या है कि देखो आप अगर प्री डिफाइंड चैनल्स को फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉइज आर बाउंड टू फॉलो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। इससे ये है कि जो भी काम, इसका जो बेसिक पर्पस है फॉर्मल कम्युनिकेशन का वो ये है कि जो काम ऑर्गेनाइजेशन का कहा जाए तो जो एम्प्लॉय है वो उसको उसी ढंग से कर पाए, और उसी तरह का एक जो रिजल्ट और परफॉर्मेंस है वो एम्प्लॉयर को दे। तो ये होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के? इट इज कंसिडर्ड इफेक्टिव एज इट इज टाइमली एंड सिस्टमैटिक, ठीक है, क्योंकि टाइम बाउंड होकर टारगेट्स मिलते हैं और वो काम करने को बोला जाता है, तो फिर उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी टाइम बाउंड होती है, ठीक है। इट इज मोर रिलायबल देन इनफॉर्मल, मतलब रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी होती है, विश्वसनीय होती है, क्योंकि पता है कि देने वाला जो है किसी एक अथॉरिटी की चेयर से वो काम दे रहा है, तो आपने वो काम करना है, ठीक है। जैसे टीचर कोई काम दे तो आप बोलते हो ना कि टीचर ने दिया है, मैम ने दिया है, सर ने दिया है, ठीक है, या प्रिंसिपल की तरफ से कोई ऑर्डर आया तो ये प्रिंसिपल सर की ऑफिस से ऑर्डर आ रहा है, तो इस ढंग से, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, वो काम अगर रिटर्न में साइन करा के किया गया है कि आपको ये काम करना है या आपको लिखवाया गया है, तो फिर वो उस केस में आप उससे ना नहीं कर सकते, ठीक है। फुल सीक्रेसी इज मेंटेन्ड, जिसको काम बोला गया है वही कर रहा है, तो उसी को ही पता है कि क्या काम है, तो इसलिए हर जगह पे उसका एक चर्चा नहीं की जाती है। देन इट फॉलोज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड चेन ऑफ कमांड। आपने मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चेन ऑफ कमांड का ये प्रिंसिपल पढ़ा होगा हेनरी फ्योल का, तो उसमें भी वही है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, कि पता है कि किस चेयर से कमांड आनी है और वो किसके लिए है, इट इज मेंट फॉर मतलब कि विच पोजीशन, और जिसको वो डायरेक्ट की गई है वो कमांड या जो भी ऑर्डर, तो उसने वो काम करके देना है। अब डिसएडवांटेजेस देखिए इसके क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के? स्ट्रक्चर इज टिपिकली टॉप डाउन, टॉप डाउन का मतलब कि ऊपर से नीचे,
जो बॉस है, वो जो सुपीरियर है, वो ही सबॉर्डिनेट को कोई काम देगा। सबॉर्डिनेट सुपीरियर को काम नहीं दे सकता है, सबॉर्डिनेट सुपीरियर को सजेशंस दे सकता है, अपनी कंप्लेंट्स भिजवा सकता है, अपने ग्रीवेंसेस बता सकता है कि उसको क्या दिक्कतें हैं। अदरवाइज जो काम करवाने के लिए जो काम दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, वो हमेशा अथॉरिटी की सीट से ही दिया जाता है, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट की तरफ उसका फ्लो होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज इट इज स्लोअर देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू फॉलो कम्युनिकेशन थ्रू अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। अब देखो, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, वो जो है वो काफी टाइम टेकिंग होती है। हम उसमें बेसिकली प्रॉपर एक चेन ऑफ कमांड फॉलो करते हैं, जिसको हम प्रोटोकॉल भी बोल देते हैं। तो उसके बिना अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आपका काम नहीं होगा। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है कि आपके पास कोई वो बैरियर नहीं होता कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही वो काम करना है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने लीव लेनी है, ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर एक सिस्टम मिला होगा कि आप लीव अप्लाई करेंगे, या तो आपके पास लीव फॉर्म होंगे, तो या फिर आप लीव लिख के साइन करवाएंगे, है ना, आप अपने क्लास इंचार्ज से साइन कराएंगे। फिर आप अगर आपके स्कूल में जो जैसे सिस्टम चलता होगा, वार्डन मैडम, अगर गर्ल है, स्टूडेंट है, तो वार्डन मैम से साइन होंगे, अगर बॉय है तो वार्डन सर से होंगे, है ना। और कई कई बार ये भी होगा कि वो ये भी कहा जाएगा कि सिंस यू आर आउटगोइंग स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि वो कहेंगे कि प्रिंसिपल सर से भी साइन होने चाहिए या प्रिंसिपल मैम से, whosoever। तो उस केस में अगर आप इसमें से कोई भी लिंक मिस करते हो, तो फिर उस केस में आपकी जो लीव है वो अप्रूव नहीं होगी, आपको वेट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो भी ऑफिस में रखना जरूरी होता है। तो अगर हम इनफॉर्मल की बात करें, आप घर पे हो, कहीं जाना है, आपको पहले बोला गया पेरेंट्स की तरफ से कि आप रहने दो, आप सीएमए की तैयारी कर रहे हो, आप मत चलो, फंक्शन है कोई, लेकिन जाते जाते फिर से पेरेंट्स को लगा चलो कोई नहीं, ले चलते हैं, है ना। उस केस में कहा, अच्छा चलो चलो तैयार हो जाओ फटाफट से, कोई नहीं, थोड़ी देर में तेरे को जल्दी छोड़ देंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे, आपका जो एक एक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, जो रिस्पॉन्स है, वो फटाफट से आ गया, है ना। इसमें आपको किसी तरह से भी कोई परमिशन या कोई एक प्रॉपर चैनल नहीं फॉलो करना पड़ा। तो कहने का मतलब, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो थोड़ी सी स्लो होती है, जो इनफॉर्मल है वो क्विक होती है, उसमें आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। It also tends to cause a lot of distortions। कई तरह से मीनिंग जो है वो इंटरप्रिटेशन उसकी गलत ले ली जाती है। मैसेज जो है वो कई और ढंग से उसका मीनिंग कन्वे होता है, वो एक तरह से मीनिंगफुल होने की बजाय गलत मीनिंग कन्वे कर जाता है। तो ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बार हम लोग वर्ड जो खास करके लिखे गए या जिस टोन में कन्वे किए गए, हम उसका मतलब ही कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, ये अब इसमें देखो ना, उन्होंने आपको ना डायग्राम दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन का कैसे होता है। आप देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। अब उसके नीचे सेम लेवल पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंट्स। अब इसी को जो हेड कर रहे हैं, वो उसके मैनेजर्स हो गए, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर। ठीक है, अब ये जहां तक तो आपकी मैनेजेरियल पोजीशंस चलती हैं। अब इसके नीचे आपका आ गया जैसे सुपरवाइजर, है ना, और फोरमैन, उसके नीचे फोरमैन और फिर वर्कर, ये सारे जो है ये शॉप फ्लोर लेवल के लोग आ गए, फोरमैन से लेके वर्कर तक। अब ये इनके पास देखो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई मीटिंग में बात तय करी, मैनेजिंग डायरेक्टर ने वो कन्वे करी मैनेजर्स को, मैनेजर्स ने आगे सुपरवाइजर्स को, फिर फोरमैन और फिर वर्कर्स। जब हम इस ढंग से अपनी कम्युनिकेशन को इस चैनल से फ्लो कराएंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे जो मैसेज है उसका मीनिंग डिफरेंट भी हो सकता है, ये रिस्क रहता है। ठीक है, और क्योंकि ये लाइन लंबी है, तो इस वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है। ठीक है जी, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, ओके। यस मैम। इनफॉर्मल जो है मैं आपको साथ के साथ ही बता रही हूँ, है ना, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल क्या है, थोड़ा सा मुझे बताओगे? इनफॉर्मल
ਮੈਮ ਇਨਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਮੈਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਚਾਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਊਮਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਮ ਇਨਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत अच्छे ढंग से कंसेप्ट जो है वो समझा दिया। इसका मतलब है कि आई नीड नॉट वरी, आपको ये कंसेप्ट काफी हद तक समझ आया हुआ है ना? ठीक है। तो कौन से स्कूल से हो बेटा आप? मैम मेरिटोरियस स्कूल अमृतसर। वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। हाँ जी, ये देखिए बेटा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अब ये है कि जो कम्युनिकेशन है ये मल्टी डायमेंशनल होती है। जैसे हमने पीछे वो किया था ना, वन वे कम्युनिकेशन जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, लीनियर है, तो ये मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायरेक्शनल है। ठीक है। फ्रीली जो कम्युनिकेशन है ये मूव करती है और इट इज नॉट बाउंड बाय प्री डिफाइंड चैनल्स एंड कम्युनिकेशन रूट्स एंड इज पर्टिकुलरली क्विक। इसमें आपको किसी तरह की भी कोई वो प्रोटोकॉल की या पेपर ट्रेल की जरूरत नहीं है। इसका एक दूसरा नाम भी है जो अभी आपके सामने आ गया। आप जो इतना सारा अभी आपने बोला कंसेप्ट, आपने ना उसमें ये नहीं बोला कि इसका अदर नेम क्या है। ये बड़ी छोटी सी बात थी वैसे, और मैं सोच रही थी कि अगर आप ये भी बोल जाते तो मेरे लिए तो बोलने के लिए कुछ रहना ही नहीं था। तो इसमें यह है कि इसको हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है ये हम एम्प्लॉइज की आपस की सोशल रिलेशंस की उसकी वजह से वो डिसाइड होती है कि भाई कैसे। जैसे अब ग्रेप्स की वाइन अगर आपने देखी हो तो जो अंगूरों की बेल है, अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो तो उसमें कोई वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है, कहीं से भी कैसे भी जो है आपस में अंगूरों के जो गुच्छे हैं वो बन जाते हैं। तो इसी तरह से जो इसकी जो कम्युनिकेशन की जो बात है वो कहीं से भी किसी भी सोर्स से ओरिजिनेट होती हुई और किसी भी डायरेक्शन में जाकर वो आगे की आगे कन्वे हो सकती है। Informal communication can turn to formal communication if they are added into the formal communication flow of a company. मतलब कहने का कि हम इसको वो उसमें ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल को फॉर्मल में भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उस चैनल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी जरूरी है। अगर हम ये बोले ना कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पे तो सिर्फ फॉर्मल चलेगी, इनफॉर्मल नहीं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है और फॉर्मल की अपनी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई चलती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसको हम बोलते हैं कि इफेक्टिव तभी है एज एम्प्लॉइज कैन डिस्कस वर्क रिलेटेड इश्यूज विच सेव्स द ऑर्गेनाइजेशन टाइम एंड मनी। अब जैसे अगर हम ये डायग्राम की बात करते हैं, ऊपर जो हम देख रहे थे, तो इसमें देखो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मैनेजिंग डायरेक्टर को कुछ बोला, उसने आगे डिपार्टमेंटल हेड्स को बोला, तो डिपार्टमेंटल हेड्स भी आपस में बात कर सकते हैं इनफॉर्मली, और उसके नीचे भी एक सुपरवाइजर्स या वर्कर्स, मतलब वो भी आपस में विद इन द डिपार्टमेंट या फिर इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पे आपस में इनफॉर्मली भी बात करके वो कर सकते हैं कि इस काम को अगर करना है, अगर हमारे को टॉप मैनेजमेंट कह रही है तो वो कैसे किया जाए। तो इनफॉर्मल जो है वो इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर्मल से। ठीक है जी। अब इसमें देखो एडवांटेजेस क्या है। इट इज फास्टर देन फॉर्मल, ये तो मैंने आपको बता दिया, रैपिड है, क्विक है, एम्प्लॉय का मोराल भी बूस्ट होता है, क्योंकि जब देखो जब आप, ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि एम्प्लॉय को बोलने का मौका दिया गया, मतलब कि उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, और जब उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया तो उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए आएगी। वो समझेगा कि ये हमारा काम है, ये मेरा काम नहीं है, मेरे से हमारे की तरफ कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है। देन उसके बाद है कि ट्रस्ट रिलेशन डेवलप होती है, एम्प्लॉय की रिलेशंस अच्छी होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा का पूरा माहौल है वो बढ़िया रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है। लेस रिलायबल है इनफॉर्मल। हाँ, अगर जैसे आपके पास कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा है तो आपको जो है एक ओरल वर्बली सब कुछ कन्वे हो रहा है। हम लोग कहते हैं ना कि हमने ऐसा सुना है कि ऐसा होने वाला है। अभी जैसे आपके पेपर चल रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि आप लोग अक्सर बच्चे जो है ना वो टीचर से कहते हैं
मैम हमें छुट्टियां होने वाली हैं। तो अगर से टीचर कहते हैं अच्छा हमें तो पता नहीं, आपको किस सुना है, कह रहे हैं, कौन कह रहा है और किससे सुना है, उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी बातें जो है ना अफवाह की फॉर्म में ज्यादा फैलती हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उस केस में रिलायबल नहीं होती, मतलब विश्वास योग्य नहीं होती है। ठीक है। और रूमर्स की बात भी हो गई, और सीक्रेसी इसमें रखी नहीं जा सकती, क्योंकि बात जो है वो बहुत ही वायरल होनी शुरू हो जाती है जब, तो आप उसको किसी एक जगह तक या वहां तक नहीं सीमित रख सकते हैं। अब देखो आप डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे फॉलो करते हैं, उसके कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये आपने बिजनेस स्टडीज में कईयों ने वैसे दिया तो हुआ है बुक्स में, बट वो ये सिलेबस का पार्ट डायरेक्टली तो नहीं बन के आता, बट फिर भी यहाँ पे बन के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंगल स्ट्रैंड चेन, द कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन टेल समथिंग टू अनदर हु अगेन से समथिंग टू सम अदर पर्सन इन द प्रोसेस गोज ऑन। मतलब वन टू वन, जैसे ए ने बी को कुछ बोला तो आगे बी ने सी से, ऐसे ऐसे ये लाइन मूव करती है। मतलब वन टू वन बेसिस पे, तुमने सुना है, मैंने ये सुना, मुझे ये बताया, उसने बताया, आगे 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 आगे। अगर आपको याद हो तो हम लोग ना जैसे चाइल्डहुड में एक जैसे गेम भी खेलते होते थे, टेलीफोन टेलीफोन, इफ यू रिमेम्बर। तो उसमें क्या होता था, एक दूसरे के जैसे सर्कल में सभी बैठ गए या जैसे भी, तो जो शुरुआत करने वाला वो दूसरे के कान में कुछ बोलता था, और वो बेसिकली टंग ट्विस्टर होता था, जिसको बोलने में कुछ चगल मगल, कुछ अगर आपको माइंड बॉगलिंग चाहिए, तो जो सेकंड पर्सन है वो थर्ड को वही चीज आगे कन्वे करता था, और एंड तक जाते हुए जो एंड में बैठा होता था उससे फिर पूछा जाता था कि आपको क्या बताया गया, आप उसको रिपीट या रिकॉल कीजिए। तो जब वो उसको रिपीट करता था तो उसमें पता चलता था कि जो मैसेज है वो सही ढंग से वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और जब वो मैसेज जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता था कि नहीं वो वाला वो ओरिजिनल है ही नहीं, तो फिर पीछे जाया जाता था कि कहाँ से मैसेज जो है वहां पे वो खराब हुआ, कि वो वर्ड जो है उनके साथ मिसमैचिंग हो गई। तो बीच में जाके जिस भी पर्सन से वो मैसेज गलत कन्वे किया जाता था ना, फिर वो उसको हम आउट मान लेते थे, अगर आपको याद हो। तो ये वाला जो एक हम गेम में उसमें देखते थे, तो ये अदरवाइज इसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये होता है सिंगल स्ट्रैंड चेन। ठीक है जी, सिंगल स्ट्रैंड चेन, समझ आ गया सबको, पता चल गया। Yes, ma'am. आप खेलते Yes, थे ये वाली ma'am. गेम की नहीं, आप खेलते थे ये वाली गेम की नहीं जो मैंने बोली अभी। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में क्या है, द कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन टेल समथिंग टू सम ऑफ इट्स मोस्ट ट्रस्टेड पीपल and then they tell them to their trustworthy friends and the communication continues। अब इसमें क्या है कि एक पर्सन अपने सबसे ट्रस्टेड लोगों को बताता है, जैसे आप फ्रेंड्स का ग्रुप होगा तो आपके कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, बाकी आपके क्लासमेट्स होंगे। तो जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे आप सोचते हो मैं इनको बताऊं, मैंने और नहीं किसी को बताना। अब आपके लिए तो वो खास है, लेकिन उनके लिए कोई और भी खासम खास हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में देखो, ए के लिए कौन खास है, बी सी डी। उसने बी सी डी को बताई कोई बात, उसने बोला आप मेरे सबसे विश्वास वाले हो, आपको मुझे पता है कि मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ बात बतानी है, आपने सुना है ऐसे ऐसे मुझे पता चला है। तो ए ने बी सी डी को कुछ शेयर किया। ठीक, अब बी सी डी को क्या है देखो, अब बी के लिए ई और एफ बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे। ठीक है, ए भी था, ए के लिए बी थी क्लोज फ्रेंड, और बी के लिए कौन, ई और एफ। अब सी के लिए कोई जी था जिसके साथ वो अपनी शेयरिंग करता हो, डी के लिए एच और आई था। अब आप देखो कि बात कहां से कहां तक कैसे पहुंची, ये क्लस्टर के थ्रू पहुंची। अलग अलग सोर्सेस बने, ओरिजिनल सोर्स किसी के लिए कोई था, किसी के लिए कोई। बी सी डी के लिए ओरिजिनल सोर्स क्या था, ए। ई और एफ के लिए क्या था, बी। जी के लिए कौन था, सी। और एच और आई के लिए कौन था, डी। तो जो बात है ये इस तरीके से स्प्रेड हो गई। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है उसने ये चैनल फॉलो की। नेक्स्ट है बेटे प्रोबेबिलिटी चेन। अब ऐसे भी कम्युनिकेशन ट्रांसफर होती है। कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन अ पर्सन रैंडमली चूजेस सम पर्सन टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन व्हिच इज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट बट नॉट इम्पोर्टेंट। अब जो है वो बी ने, अब यहाँ पे देखो क्या है, जो ए है, ए ने अपने लेवल पे ना उसने चुन लिया, एक एक उसने बी से बात कर ली, एक उसने सी से बात कर ली, एक उसने ई से बात कर ली,
कि मेरे को मतलब वैसे ही जो जो सामने आया उसको लगा मैं इनसे बात कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर दूं कि आगे आगे बता देना। हम कह देते ना ऐसे कि ये मैसेज मिला है तो आप आगे आगे बता देना। मेरे सामने जो जो आया, मेरे आगे बी आया मैंने उसको बोल दिया, सी आया उसको बोल दिया, ई आया उसको बोल दिया, मैंने कह दिया अपने अपने फ्रेंड्स को आगे आगे बता देना। तो आगे फिर सी ने क्या किया, सी ने डी को बोल दिया और उसको भी बोल दिया आगे आगे बता देना। डी ने आगे एफ और जी को बोल दिया, जी ने आगे एच और आई को बोल दिया। मतलब इसमें ऐसा नहीं कुछ भी फॉलो हुआ अल्फाबेटिकल या आपने प्रॉपर हियरकी फॉलो करी है, ठीक है। तो इस ढंग से कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो हुई है। Next habit is gossip chain. The communication starts when a person tells something to a group of people and then they pass on the information to some more people and in this way the information is passed on to everyone. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ग्रुप के साथ, जैसे देखो क्लास में भी ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है। तो कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो कई बार टीचर क्या करता है, वो ग्रुप लीडर्स को बुला लेता है या एक ग्रुप में से किसी एक बच्चे को बुला लिया, उसको कन्वे कर दिया भी ये बता देना, ठीक है जी। तो अपने अपने ग्रुप्स में कन्वे कर देना। तो वो जो एक एक जो ग्रुप लीडर है वो फिर आगे अपने अपने ग्रुप्स में पूरी तरह से वो सारी बात को कन्वे कर देता है। तो ये गॉसिप चेन बन जाती है, ठीक है। क्लियर है बेटा, समझ आ गया? Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। Yes, ओके। ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज बेटे वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। मैं ना ये वाला टॉपिक जो वर्बल है और जो नॉन वर्बल है, ये मैं थोड़ा सा ना आपको चाहती हूँ कि अगर मैं इसके साथ कोई मैं आपको वो दिखा सकूँ ना तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको ज्यादा क्लियर भी हो जाएगा। जो ये जो वर्बल और नॉन वर्बल का पार्ट है ना, ये मैं आपका बाद में टेकअप करती हूँ। पहले हम ये टेकअप कर लेते हैं या फिर रिटर्न में ले सकती हूँ। अभी रिटर्न में कुछ खास है नहीं दिखाने वाला। वर्बल मैं जब ये इसको देख रही थी ना, इसमें मुझे बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज मिल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अगर इफ आई कैन मैनेज द टाइम देन मैं आपको इसमें वो वाली क्लिपिंग्स अगर दिखा पाई तो मैं जरूर। तो हम फिलहाल ये वाला जो टॉपिक है ना, खासकर नॉन वर्बल वाला है ना, तो ये हम आपको मैं वर्बल और नॉन वर्बल को इकट्ठे लेके चलूंगी। तो अभी हम लोग ना रिटर्न थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है जी। ये इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको साथ के साथ ले लेंगे। हाँ जी। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है? रिटर्न कम्युनिकेशन है रेफर्स टू सेंडिंग ऑफ मैसेजेस, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग थ्रू लेटर्स, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, टेलीग्राम्स, ऑफिस मीमोज, बुलेटिन्स। ये फॉर्मल मेथड है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो रिटर्न है वो फॉर्मल में ही आती है, ठीक है जी, मोस्टली फॉर्मल में। क्योंकि अदरवाइज ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को ईमेल डाल रहे हो या अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, ब्रदर सिस्टर को, पेरेंट्स को, फिर वो इनफॉर्मल हो जाती है। अदरवाइज कोई ऑफिस के ऑर्डर्स हैं, किसी तरह की कोई डायरेक्शन है, कोई नोटिस है, ठीक है, तो कोई न्यूज है, तो वो सब फॉर्मल में आती है। तो ये लेक्स फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि जो एक बार लिख दिया गया तो उसको लीगल एविडेंस मान लिया जाता है। टाइम कंज्यूमिंग तो है, इसको फ्रेम करना पड़ता है ना, और कॉस्टली भी है, पेपर यूज करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी भेजने के लिए, तो ये है। कॉन्फिडेंशियल जो एंड अनसूटेबल फॉर कॉन्फिडेंशियल एंड इमरजेंट कम्युनिकेशन। अगर आपने कुछ सीक्रेट रखना है, अगर वो पेपर ही लीक हो जाए, है ना, अगर इधर उधर पेपर किसी और के हाथ में लग जाए तो फिर नेचुरली वो फिर क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड नहीं रहती। तो एडवांटेजेस क्या है रिटर्न की? परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। जो रिटर्न में आ गया आपके पास, एक अगर कोई परमिशन आ गई किसी तरफ से, कोई आपको लीव ग्रांट हो गई, तो आप बड़े आराम से बड़े रोब से दिखाते हुए जाते हो कि मेरे को तो लीव मिल गई है, ये देखो इसके ऊपर साइन है, ठीक है जी। आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, लीव को नहीं कर सकते। मतलब वैसे है कि अगर कोई आपने कोई आपके पास कोई रिकॉर्ड है, कोई सर्टिफिकेट है, जैसे आपका कोई डीएमसी है, अभी वैसे +2 का रिजल्ट आएगा, तो वो जो आपका रिटर्न रिकॉर्ड होगा आप उसको फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए यूज कर सकते हो, कहीं पे भी जहां भी +2 के मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रिसीवर जो है उसको टाइम मिल जाता है सोचने का। अब आपने रिटर्न किसी को कुछ भेजा, तो अगले बंदे ने आपको ये तो नहीं बोला कि साथ के साथ ही मेरे को कागज पे अभी की अभी लिख के भेजो जवाब इसका। तो जो रिसीवर है उसको टाइम मिल जाता है, वो भी सोच लेता है कि मैंने क्या कैसे एक्ट और रिएक्ट करना है, तो वो भी रिटर्न में आंसर लिख के भेजता है, ठीक है। फिर रिटर्न जो है एक से कई जन को भेजी जा सकती है, मल्टीपल, ठीक है। आप ब्रॉडकास्ट मैसेज कर सकते हो, तो वो कईयों के पास इकट्ठे जाता है।
अच्छा, अगर आपको कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी है, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा है, कोई डायग्राम्स हैं, कोई पिक्चर्स हैं, वो आप रिटर्न में दोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, वो ज्यादा समझ आएगी कि आप क्या कहना चाहते हो। जुबानी जुबानी अगर बोली जाएंगे वर्बली कि हाँ जी कि इतना % इंक्रीज हुआ, सेल्स इतनी बूस्ट अप हुई, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ गई, तो वो सुनने में भी इतना मजेदार नहीं लगता है, लुक्रेटिव नहीं लगता है, इतना मोटिवेटिंग नहीं लगता है, जितना कि रिटर्न में ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाए कि हाँ जी अच्छा देखो, कि पहले बार डायग्राम की फॉर्म में दिखा दो कि इतना प्रॉफिट था, अब डायग्राम की वो जो है वो बड़ा वाला बार डायग्राम बना दिया, ठीक है, तो उससे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और ज्यादा होपफुल और पॉजिटिव लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि फीडबैक जो प्रोसेस वो इंस्टेंट नहीं है, साथ के साथ नहीं पता चलता कि क्या आंसर दिया जा रहा है। उसके बाद एक्सपेंसिव तो है ही है, माध्यम जो है यूज होगा उसके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर इमीडिएट क्लैरिफिकेशन नहीं है, जब फीडबैक भी इमीडिएट नहीं है, क्लैरिफिकेशन भी इमीडिएट नहीं है, कि पता नहीं चल पाता सेंडर को कि रिस्पॉन्सिव जो रिसिपिएंट है उसके मन में चल क्या रहा है, फ्लेक्सिबल नहीं है ये। और इट इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर एकदम जरूरत पड़ गई कि फटाफट से अभी की अभी उसका रिस्पॉन्स अगर चाहिए तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर टाइम लेगा, चैनल टाइम लेगा, रिसिपिएंट का जो रिस्पॉन्स है वो टाइम लेगा। अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन में, तो सबसे पहले वही स्टेप्स आएंगे, जैसे प्रिपेयरिंग द मैसेज। कम्युनिकेटर जो अपना फोकस रख के जो उसने कम्युनिकेट करना है उसके ऊपर पहले ध्यान देता है, होमवर्क करता है, प्लान करता है, ठीक है, फिर उसका एक फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करता है। After the message is prepared, it should be expressed properly. He must draft it properly on paper. After drafting the message, he should check properly for any errors or mistakes. He can avoid spelling and grammar checks at this stage. क्योंकि written में जा रहा है तो naturally आप की जो कही हुई बात है उसको तो आप दोबारा से बोल कर समझा सकते हो, डिफरेंट ढंग से डिफरेंट वर्ड्स यूज करके। जो रिटर्न है वहां पर जिन वर्ड्स का आप सपोर्ट ले रहे हो वही वर्ड्स जो हैं फुल एंड फाइनल हैं, तो फिर इसका मतलब कि वो वर्ड्स की जो सिलेक्शन है बड़े ध्यान से होनी चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जैसे वो आपको याद है वीक वाला एक एग्जांपल था, दिस वीक वो जो सेल्स हैं वो इससे बढ़ रही हैं 6.5% से, तो वीक के स्पेलिंग ही गलत थे, WEAK था, और वैसे क्या आना चाहिए था WEEK। तो वो जो था वो हाँ वो हफ्ते की बात हो रही थी, डेज की बात हो रही थी। तो मतलब ये कि अगर रिटर्न में कोई चीज जानी है तो फिर उसमें जो सेंडर है दैट पर्सन नीड्स टू बी वेरी मच एक्यूरेट एंड अलर्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया रिवाइजिंग एंड एडिटिंग। एट दिस स्टेज कम्युनिकेटर फोकसेस ऑन करेक्टिंग ग्रामर स्पेलिंग, ये तो हो गया कि वो ग्रामर वगैरह सब कुछ देखता है कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। फिर प्रूफ रीडिंग, ड्यूरिंग प्रूफ रीडिंग कम्युनिकेटर चेक द कंटेक्स्ट, एक्यूरेसी, फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ द मैसेज। हम जैसे देखते हैं ना, जैसे हमने कोई प्रिंट निकालना है तो उसके पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू निकाल के देख लेते हैं कि हमारा जो प्रिंट होगा वो कैसे का दिखेगा, कैसे का आएगा, तो उसको हम प्रूफ रीडिंग के उसमें कवर कर लेते हैं। जैसे आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, वो रिटर्न में आता है ना आपके पास सॉल्व करने के लिए, तो उसको क्वेश्चन पेपर को बनाना एक सिंपल टास्क नहीं होता, उसमें पहले रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है, फिर उसको टाइप किया जाता है, फिर उसकी एडिटिंग की जाती है, और जब वो एक प्रिंट उसका ले लिया जाता है फिर उसकी प्रूफ रीडिंग होती है। उसको देखा जाता है भी कहीं पे कुछ भी फॉन्ट साइज या स्पेसिंग या मार्जिन या कहीं पे न्यूमेरिक्स की डुप्लीकेशन, ओवरलैपिंग, वो सारा कुछ देखते हैं कि कुछ इस तरह की जो है वो दिक्कत तो नहीं आ रही है कहीं पे भी, ठीक है। तो उस सारी को करेक्शंस को करके फिर उसके बाद जो पेपर है वो फाइनल प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये इसका रिटर्न कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। यस मैम। कोई डाउट इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन में? No. ठीक है जी, मैम। हाँ जी बोलिए बेटा। नो मैम। ओके, आगे चलते हैं बेटे। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन अब जो है, ये जो कम्युनिकेशन है ना वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, अब ये जो है ना ये डिपेंड करता है आप में किस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कैसी है, बस मतलब कि किस दिशा से जो कम्युनिकेशन है किस दिशा की तरफ जा रही है। तो इसमें क्या है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल का है कि यहाँ अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, जैसे आप ये डायग्राम देख लो, मतलब अगर ये डाउन
मतलब अगर ये डाउनवर्ड है जैसे नॉर्मली होनी चाहिए, तो मतलब कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स की तरफ जो है वो आइडिया कन्वे हो रहा है। वर्टिकल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स और बिटवीन टू पीपल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की। ठीक है, इट इज जनरली यूज्ड व्हेन अ सीनियर हैज टू असाइन टास्क्स और डेलीगेट अथॉरिटी अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब इसमें यह है कि जब सबऑर्डिनेट को काम दिया जाना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी है, तो फिर उस केस में क्या है कि जो सीनियर है वो उसको कोई ना कोई साथ में उसकी डायरेक्शंस भी दे देता है कि ये काम इस तरीके से ऐसे होना है। ठीक है, और जो फ्लो है या तो ये अपवर्ड होगा, ठीक है जी, व्हेन द कम्युनिकेशन इज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सीनियर, और डाउन, मतलब ये दोनों तरह से होगा, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे होगा तो मतलब कि वो डायरेक्शंस जा रही हैं, ऑर्डर जा रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर को, ठीक है, जनरल मैनेजर असिस्टेंट को, आप देख सकते हो आपकी लेफ्ट साइड पे आपको एरोज नीचे नजर आ रहे हैं डायग्राम में। ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड, सुपरवाइजर, एम्प्लॉइज, ये हो गया। और अगर सबॉर्डिनेट ने ऊपर कोई बात करनी है, मतलब वर्कर ने सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर ने डिपार्टमेंटल हेड से, उसने जनरल मैनेजर से, उसने आगे मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो ये जो है ये ऐसे भी हो सकती है। उस केस में क्या है कि यहाँ पे अगर कोई सबॉर्डिनेट किसी भी तरह से कुछ कहना चाहता है, कोई सजेशन देना चाहता है या अपनी कोई दिक्कत बताना चाहता है, तो वो इस तरह में होता है। ये दोनों ही जो है ये वर्टिकल कम्युनिकेशन का जो है वो उसमें कवर होती है, उसका फॉर्मेट में आती है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है, जैसे आपने एक बेसिक डायग्राम पहले देखा था डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स का, ये वो वाली कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस अमंग एम्प्लॉइज ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो ये भी आपका एमसीक्यू बन के आ सकता है कि जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है वो अपर लेवल पे होती है, टॉप डाउन लेवल पे होती है, सेम लेवल पे होती है, कैसे होती है ना? तो सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। और फिर इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन। ये आप नोट कर लें। जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। Grapevine. हाँ जी। तो हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे? लेटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, this form of communication is more timely, direct and efficient than upward or down communication. तो ये ज्यादा सही ढंग से हो पाती है क्योंकि सेम लेवल पे लोग आपस में जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज। इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है डायरेक्टली बिटवीन पीपल जो कि सेम वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किन किन फॉर्म्स में होती है, यहाँ पे आप अपनी बुक्स में भी इनको मार्क कर लेना, जैसे मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, फॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा, इनफॉर्मली कैसे होती है? कैजुअल एक्सचेंजेस विद इन द ऑफिस, जस्ट बातचीत हो रही है ओवर अ कप ऑफ टी, तो उस ढंग से, तो उसको हम बोल देते हैं। तो अब इसमें ना हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में अगर कोई भी डिफरेंसेस आते हैं या प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो बेसिकली क्योंकि डिपार्टमेंट्स का फर्क है, तो उस वजह से जो डिफरेंट वर्कर्स आपस में काम कर रहे हैं उनमें आ जाती है। ठीक है, जैसे ये है, पर वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब जैसे ना इसमें देखो, अगर सेल्स मैनेजर है, वो कहे कि हमें तो टारगेट मिला है कि हमने सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है सेल्स बढ़ाएंगे, तो इसके लिए प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन बढ़ा दें। तो हो सकता है कि प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन बढ़ाने को सहमत हों, लेकिन जब वो परचेज मैनेजर के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई परमिशन ही नहीं है कि अगर आप बोल रहे हो कि 5% से सेल्स बढ़ानी है, तो हम लोग 5% के हिसाब से रॉ मटेरियल वो सारा सामान खरीद सके। हमारे को जब तक वो नई परमिशन मिलती, तो तब तक तो हम नहीं अपनी जो है वो कर आपको इशू ही नहीं कर सकते रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शन वाले कहेंगे कि जब तक वो रॉ मटेरियल नहीं हमारे को इशू करेंगे बढ़ाकर खरीद कर, तो हम बनाएंगे कैसे? तो इसका मतलब तो अल्टीमेटली जो टारगेट्स हैं इनके आपस में लिंक्ड होते हैं और एक दूसरे की हेल्प के साथ ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। और इसी वजह से इनको आपस में अगर ये मिलके बात कर लें, जैसे हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेट कर लें, तो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो चल सकती है। नहीं तो इसीलिए यहाँ पे इसकी जो इम्पोर्टेंस है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। आपको एग्जाम्पल समझ आ गया बेटा? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन।
Diagonal communication is said to take place when people working at the same level interact with those working at a higher or lower level of organizational hierarchy and across the boundaries of their reporting relationship. ये important line है, ये आप लाइन मार्क कर सकते हो अपनी बुक्स में, ठीक है, क्योंकि इससे एमसीक्यू यही निकलता है डिफरेंस का कि डायगोनल कम्युनिकेशन किस किस के दरमियान हो सकती है। जो बंदे आपस में सेम लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो दूसरा जो होगा वो या तो उसके ऊपर के लेवल का होगा या नीचे के लेवल का होगा, ठीक है। जैसे आप ये डायग्राम भी अगर देखोगे ना आपको, और हाँ इसका भी दूसरा नाम याद कर लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन आप देखो ध्यान से डायग्राम में कि यहाँ पे आपको ना क्रॉसेस भी बनते नजर आ रहे हैं। जैसे ये जो डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट ए से वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस की तरफ एक लाइन जा रही है, एरो जा रहा है, और दूसरी तरफ से डिपार्टमेंट सी से वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है, तो आपस में क्रॉसिंग हो रही है ना। तो मतलब इस ढंग से ये है कि कहीं से भी किसी भी लेवल पे कोई भी बातचीत जो आराम से हो सकती है, ऐसी कोई लकीर नहीं खींची गई है कि नहीं इसने इससे बात नहीं करनी है, इसने इसी से ही बात करनी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये है कि देखो कि प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट दोनों से बात करी, एक प्रोडक्शन का था एक फाइनेंस का था। अब उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बात करी। अब कहीं पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी पीछे एग्जांपल में बताया ये वाले डायग्राम में कि इनका आपस में जो काम है वो जुड़ा होता है, उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एग्जांपल लिए। यहाँ पे उन्होंने लिए फाइनेंस और प्रोडक्शन का। अगर हम परचेज का ना लें, फाइनेंस का भी ले सकते हैं यहाँ पे, कि प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन बढ़ानी है। अब प्रोडक्शन वाला फाइनेंस को कहता है भी ठीक है आप हमारे को सामान के लिए फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड कराओ, फाइनेंस वाले कहते हैं हमारे पास है ही नहीं फाइनेंस, हमारे को इशू नहीं हुआ है, हमारे को उसकी परमिशन नहीं मिली है। तो मतलब उनके जो नीचे के डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे लेवल के साथ भी बात जो है कर सकते हैं। अब जो डिपार्टमेंट सी है वो किससे बात कर रहा है, उसका लेवल लो है, लेकिन वो एक अपने से ऊपर लेवल में वो वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस से बात नहीं कर रहा, वो वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन से बात कर रहा है। तो ये भी अलाउड है, ठीक है जी। सो डायगोनल कम्युनिकेशन से क्या है कि मोटिवेशन मिलती है वर्कर्स को, वो कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं होते हैं, वो एकदम से ऐसे नहीं होते कि हम जैसे अलग हैं, हमारा डिपार्टमेंट अलग है और दूसरे डिपार्टमेंट अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और हाँ इसमें कुछ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो सुपीरियर लेवल पे बंदा बैठा है ना, उसको कई बार फील हो सकता है कि भाई उसको तो बाईपास कर दिया गया। जैसे कि देखो अभी जो डिपार्टमेंट सी का जो कोई है मैनेजर, अगर वो वैसे तो ही सपोज कि वो वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के साथ पहले बात रखे और वाइस प्रेसिडेंट फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन के साथ बात रखे, लेकिन अगर डिपार्टमेंट सी का बंदा डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन के पास बात पहुंचा रहा है, जैसे आप उसमें देख रहे हो डायग्राम में जो एरो दिया है, तो इसमें ये फीलिंग नेगेटिव अराइज हो सकती है कि जो सुपीरियर है मतलब वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वो ये सोच सकता है कि भाई ये मेरे डिपार्टमेंट का बंदा है, ये दूसरे डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पास क्यों बात लेके चला गया, डायरेक्ट ही मेरे थ्रू क्यों नहीं गया, ऐसे कैसे हो गया, है ना। मतलब ये वाली दिक्कत जो है टॉप लेवल पे हो सकती है, वर्कर्स के लेवल पे नहीं होती, क्योंकि वर्कर्स को तो ये होता है कि मैंने अपना काम करवाना है, अगर काम यहाँ से नहीं हो रहा वहां से इजी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, तो मैं वहीं पे बात कर लेता हूँ। तो ये वाला थोड़ा हो जाती है प्रॉब्लम कहीं भी, ठीक है। और उसी वजह से जब उसको बाद में अगर बाद में उसको मिला जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस को, तो वो ना भी कर सकता, वो कहेगा तुम मेरे पास पहले थोड़ी आए हो, तुम तो उधर गए थे अब उधर ही जाओ, है ना। ये चीज है, ये वाली थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ जी। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड मुझे लगता है आपको समझ आ गई होनी है। यहाँ से कोई एनीवन वांट्स टू रीड, पढ़ेगा कोई, मुझे पता चले कि आप Yes, भी साथ ma'am. साथ में मेरे साथ हो। हाँ जी पढ़िए जरा प्लीज। Upward and downward communication. In downward or downstream communication, people working at higher levels have the authority to communicate to the people working at lower levels. It strengthens the authoritarian structure of the organization. However, it is time consuming, and in the process, managers may withhold some valuable information from the employee. हाँ Upward जी communication. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हाँ जी बेटा रुकिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन समझ आ गई सबको बेटा। मैंने पहले भी बोल दिया है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हायर लेवल से नीचे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगी, नेचुरली इसमें डायरेक्शंस होगी, अभी क्लैरिटी लेनी बाकी होगी, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ डाउनवर्ड की बात की, अपवर्ड की उन्होंने बात ही नहीं की है। समझ आ गया बेटे, नेक्स्ट करें अपवर्ड Yes, कम्युनिकेशन। ma'am. हाँ Yes, जी ma'am. पढ़िए Yes, बेटा, ma'am. पढ़ रहे थे आप। Upward or upstream communication is useful in sending information, suggestions, complaints, and grievances of the lower level workers to the managers above.
It is more participative in nature. Modern managers encourage upward communication. It is the direct result of increasing democratization. Here, psychological problem may come up साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाँ जी, as managers do not like being told by their subordinates. अब देखो इसमें भी ना आगे जैसे आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में ना लीडरशिप्स आती हैं स्टाइल्स। तो अगर तो लीडर ऑटोक्रेटिक है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो प्रेफर करेगा। वो कहेगा कि जो मैंने कह दिया बस वही होना चाहिए, बॉसी नेचर का है अगर वो, ठीक है। और जैसे इसमें आपने अभी पढ़ा कि अपवर्ड में मॉडर्न मैनेजर्स हैं, तो मॉडर्न मैनेजर्स जो है ना वो क्या है, वो इनकरेज करते हैं कि हाँ जी सुझाव बताइए। वो समझदार होते हैं, ज्यादा डेमोक्रेटिक अप्रोच के होते हैं, ऑटोक्रेटिक नहीं होते हैं। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को वो इनकरेज करते हैं। उनको होता है कि मेरी एनर्जी भी बचेगी, मैं अकेले का अपना दिमाग लगाऊंगा तो मुझे बाकियों से सजेशन भी लेनी चाहिए, इनसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में वो सजेशंस वगैरह जो भी पार्टिसिपेशन इनवाइट करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है, आप जैसे इसमें प्रॉब्लम भी देख सकते हैं आती कहाँ पे है। हाँ जी, इसको भी पढ़ डालिए, ये भी हमने जैसे कर लिया है एक बार। On the major problems that most modern businesses face is the communication gap that exists between the top management and the lower level employees. This communication gap often leads to increase in conflict, misunderstanding, and misinterpretation of company policies. In order to eliminate these conflicts arising out of the communication gap, many organizations are adapting to the concept of an ombudsperson, हाँ जी। an person is a person hired by the organization who acts as a liaison between the top management and the employees. The ombudsperson promotes upward communication by discussing the employees' concerns and grievances with the top management. हाँ जी, इसमें देखिए अब ये कि जो नई टर्म कॉइन हुई है ओम्बड्सपर्सन, इसमें वही है, वो कहते हैं कि क्योंकि कम्युनिकेशन गैप रहने की जो है वो प्रोबेबिलिटी रहती है टॉप मैनेजमेंट में और लोअर लेवल में, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ना जो सुपीरियर है वो अपनी पोजीशन के साथ लिंक होकर हर चीज बोलता है। उसको लगता है कि मैं सबॉर्डिनेट को मौका दूंगा तब वो शायद कहीं ना कहीं मुझे बाउंड कर देगा, मुझे ही डायरेक्शन देनी शुरू कर जाएगा या मुझे ही गलत कहना शुरू कर देगा, फिर वो मेरे एक सुपीरियर पोजीशन को कंफर्म ही नहीं करेगा। तो जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो इससे गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। तो जब कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो फिर नेचुरली जो सही भी आ रहा होता है ना ऊपर से टॉप लेवल से, वो भी गलत नजर आता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए या कम्युनिकेशन गैप को सॉल्व करने के लिए ओमबर्ड्स पर्सन जो है इनकी हेल्प ली जाती है। मतलब ये स्पेशल इंटरमीडिएरीज हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं, किसके लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं कि जो भी नीचे लेवल से ऊपर बात पहुंचानी है तो वो ये पर्सन पहुंचाएगा। तो उससे ये होगा कि जो एम्प्लॉइज के कंसर्न्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो भी टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन साथ के साथ जो टॉप मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहती, मतलब लो लेवल के साथ। तो उनका जो वो जो है एक पोजीशन के साथ जो लिंक्ड एक फियर है कि भाई उनकी पोजीशन अंडरमाइन ना हो जाए, तो फिर वो भी उसका भी बचाव हो जाता है, ठीक है। ये फायदा रहता है। सो ये था हमारा बेटे वर्टिकल कम्युनिकेशन में हम लोग अपवर्ड कर रहे थे, डाउनवर्ड, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये था। अभी है हमारे पास बेटा लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू, अभी यहाँ पे हम करेंगे कि इस तरीके से सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होती है जिसे हम लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट रेफर्स टू इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. In contrast to other less formal situations, lateral communication in the workplace suggests a more defined goal. अब lateral में क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कम्युनिकेशन है, तो टाइम बचेगा, कोऑर्डिनेशन आसान होगी, टीम मेंबर्स के लिए भी इजी रहेगा आपस में एक दूसरे को बात करना। वो एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे को इमोशनल सोशल सपोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। और बड़े आराम से फटाफट से कोई भी अगर इश्यू अराइज होता है डिपार्टमेंटल लेवल पे, विद इन द डिपार्टमेंट या इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पे, तो वो सॉल्व हो जाता है। अब लेटरल में दिक्कतें कहाँ पे आती हैं, मैनेजमेंट जो है उसके पास टाइम नहीं होता उसको कंट्रोल करने का। यहाँ पे लिखा है दिस इज पार्टली बिकॉज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउज मैनेजमेंट टू एक्सर्ट अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी। लेटरल कम्युनिकेशन से भी कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, जो मतलब जैसे वही बात है, जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं अपनी कोई आर्गुमेंट्स या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शेयर नहीं करते तब तक तो टाइम पास हो रहा है,
अपने आप अपना काम करने आ रही हो ऑर्गेनाइजेशन में, करके जा रही हो। लेकिन जहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन अलाउड हो गया, तो वहां पे हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी एक्सचेंज हो जाएं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये है कि लिटरल कम्युनिकेशन को आप लोग जो है उसको अकेले में अब से फुल फ्लेज में अलग से यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको इन कॉम्बिनेशन विद अदर फॉर्म्स के साथ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर है बेटे आपको ये? नेक्स्ट हमारा Yes, जो ma'am. टॉपिक है वो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन पे है। No. इसमें मुझे लग रहा था कि आपको ना शायद आपका ये टॉपिक आज पूरा थोड़ा रह जाएगा, तो मैं आपको ओरल की जो क्लिपिंग्स दिखाना, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, ये वाला पोर्शन हम कर लेते हैं। तो जो मैंने इसकी क्लिपिंग्स आपको दिखानी है, वो मैं क्लिपिंग्स मैं आपको सेपरेटली दिखा दूंगी, है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन का टोटल टॉपिक तो चल ही रहा है ना। तो टोटल टॉपिक के चलते चलते मैं आपको कहीं ना कहीं पे वापसी पे किसी न किसी फॉर्म में ही आपको शो कर दूंगी। ठीक है जी। वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग का हमने अभी छोड़ा था ना थोड़ा सा पहले, ये कर लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल तो अब आपको तो और ये तो सिंपल है कि ठीक है, स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट अ मैसेज। इससे बड़ी जल्दी जल्दी जो मैं कह रही हूँ आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आप फीडबैक दे रहे हो, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, हम उस ढंग से आगे चल रहे हैं। तो इस ढंग से बात करने पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, चीजें क्लियर हो जाती हैं, फीडबैक देयर एंड देन आ जाता है ना, टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, अब इसमें है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल में क्या है कि इसमें बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये बिल्ट होती है। ये आप अपनी बुक्स में मार्क कर लेना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीज के साथ ये लिंक होती है, क्योंकि नॉन वर्बल में हम लोग इशारों की भाषा यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, हम लोग सिंबल सिंबल लैंग्वेज जो है वो यूज कर रहे हैं। अब इसमें है कि जैसे कम्युनिकेशन जो है इसमें उन्होंने बोला है कि ये तभी सक्सेसफुल है जब रिसीवर उस मैसेज को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए और फीडबैक दे पाए। और जो नॉन वर्बल है ये अकेले में नहीं चलती है, ये सपोर्ट करती है वर्बल को। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो सिंपल स्ट्रेट खड़ा होके एक ही दिशा में देखते हुए नहीं पढ़ाता है। ठीक है, वो सब तरफ देख रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ आती है कि वो कहाँ पे एम्फोसिस दे रहा है, किस कंसेप्ट पे, कहाँ से वो जल्दी फ्लो करते हुए आगे निकल रहा है। जब वो क्वेश्चन पूछता है उसे क्वेश्चन पूछने से समझ आती है कि वो एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी टेस्ट कर रहा है। कई बार टीचर बोलते बोलते चुप भी कर जाता है। ठीक है, तो उसकी चुप्पी, वो कहते हैं ना कि साइलेंस ऑल्सो स्पीक्स, तो उसकी चुप्पी में भी कुछ कन्वे हो रहा है। ठीक है, ये जो सारी चीजें होती है ना टोटलिटी में अगर देखी जाए, कहीं पे वो बोर्ड यूज कर रहा है, कहीं पे वो अपनी फिंगर से कुछ पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पे मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ, समझा रहा है, कहीं पे वो ऑडियो विजुअल एड यूज कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे वो हर टाइम हर जगह पे बोल बोल के नहीं चला रहा है काम। तो आपको आपकी जैसे समझ देने के लिए उसको नॉन वर्बल लैंग्वेज के ऊपर भी रिलाई करना पड़ रहा है। वर्बल में तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो वर्ड्स ऑफ माउथ जो है वो चल रहे हैं, एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, आपको इमेजिन करने को बोला जा रहा है, वो चीजें ठीक है, उसके बिना गुजारा नहीं। अगर ये हम लेके चलें कि सिंपल हम अकेले नॉन वर्बल से चलेंगे, वो भी नहीं है पॉसिबल। लेकिन ये है कि नॉन वर्बल वर्बल को और भी ब्यूटीफाई कर देता है और भी उसको कंप्लीट कर देता है, उसके लिए जरूरी है। अब इसमें देखो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे उन्होंने क्या कि क्रोनोमिक्स है। तो क्रोनोमिक्स क्या होता है, यूज ऑफ टाइम, कि किस टाइम पे वो पर्सन जो है वो कैसे बोल रहा है, उसकी स्पीड क्या है बोलने की। अब जैसे देखो मैं बोल रही थी, है ना, आपके साथ अभी हम लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे थे आइडियाज, तो मैं आपको समझा रही थी। आपने नोट किया होगा कहीं कहीं पे रीडिंग करते वक्त मैं स्लो हो रही थी डेलिबरेटली, किसी ना किसी वर्ड पे मैं जानबूझकर एम्फोसिस देकर उसको वेट के साथ बोल रही थी, वेटेज दे रही थी। आपको पता चल रहा था मैं जब आपको कह रही थी कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या इसका अदर नेम आपने ये याद करना है। आपने ध्यान दिया मैं कहाँ पे मेरी टोन में डिफरेंस आ रहा था, Yes, मैम। ma'am. आपने यस नोट मैम। किया? तो वो जो टाइम एलिमेंट का डिफरेंस था ना, तो वो जो स्पीड थी मेरी बोलने की, तो उसका मतलब मैं क्रोनोमिक्स का यूज कर रही थी नॉन वर्बली, कि मतलब मैं बोलते हुए अपनी बोलने की गति को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही थी, सो दैट कि
आपको समझ आए कि आप एक ही स्ट्रेच पे न्यूज़पेपर की तरह नहीं कुछ पढ़ गए, आप एक्चुअली इस चीज को समझ रहे हो, और समझ इसलिए रहे हो कि आप पेपर में इसको सही ढंग से अटेम्प्ट कर सको। तो आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स या वर्ड्स को ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। वहां पे मैंने इस टेक्निक को यूज किया। ठीक है जी। अब जैसे पंचुअलिटी की बात है, अगर कोई टाइम पर पहुंच जाता है तो नेचुरली वो क्या शो कर रहा है, वो एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड शो कर रहा है ऑडियंस के लिए, कि भाई जो उसको सुनने वाले हैं उनके लिए वो एक कर्टसी बिहेवियर शो कर रहे हैं कि जो स्पीकर है वो भी अवेलेबल हो गया है। हाँ, इसमें प्रोवाइडेड कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिच ना आ जाए, वो एक अलग चीज है। ठीक है जी। अब उसके बाद है पैरा लैंग्वेज, द वॉल्यूम, टोन ऑफ वॉइस एंड पिच यूज बाय द सेंडर। ये भी क्लियर हो गया, अभी कहीं पे तुम ऊंचा बोल रहे हो, कहीं पे स्लो बोल रहे हो, वो सारी बातें। अब उसके बाद है हैप्टिक्स, यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन। अब टच का मतलब है बेटे, जैसे आपको देखो बात करते हुए आपके पेरेंट्स ने या टीचर ने कभी आपके पीठ थपथपाई होगी, आपको शाबाश बोला होगा, है ना, कि बहुत अच्छे, है ना। एक तो होता है बोलना, एक होता है साथ में आपके यू गिव अ पैट ऑन द बैक, कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, है ना। तो वो उसको हम बोलते हैं कि आप लोग टच का यूज कर रहे हो। जैसे फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं, तो वो वार्मथ इन रिलेशन शो करता है आपस में। हैंडशेक के भी ना डिफरेंट वो होते हैं पोस्चर्स, कि आप जो है हाथ किस ढंग से मिला रहे हो, तो वो सारी बातें, तो ये सारी टच की होती है। मतलब इससे भी काफी कुछ कन्वे होता है। हम कई बार कहते हैं ना, हम ना, मेरे को कहीं भी बुलाया गया था, मैं इनवाइटेड थी, लेकिन जब मैं गई तो मुझे जाके ऐसे वहां पे फील हुआ कि एज इफ मैं वहां पे इम्पोर्टेंस नहीं रखती, मैं तो अनइनवाइटेड हूँ, मुझे किसी ने ढंग से देखा ही नहीं, मुझे किसी ने स्माइल, जिसने बुलाया उसने ढंग से स्माइल ही नहीं दी। तो मतलब ये वाली जो चीजें, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होती है, वहीं से काफी चीजें क्लियर नजर आनी शुरू हो जाती हैं, पता चलनी शुरू हो जाती हैं। देन इज कैसानिक्स, इसमें बॉडी लैंग्वेज की बात ही आती है कि आप किस ढंग से अपनी बात को कन्वे कर रहे हो। ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स होता है डिस्टेंस मेंटेन बाय पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, कि वो किसी को किसी के साथ बात करते हुए कितनी प्रॉक्सिमिटी में आके बात करता है। ठीक है। ये सारी की ना मैं आपको क्लिपिंग्स अगर मैनेज कर पाई तो जरूर दिखाऊंगी। ठीक है। उसके बाद है आर्टिफैक्ट्स, द स्टडी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। और पर्सन जो है उसकी जो लुक है वो वार्म है कि वो कोल्ड लुक के साथ, स्ट्रिक्ट लुक के साथ आपके साथ बात करे, वहीं से आप जज कर लेते हो कि आज तो मैडम बहुत गुस्से में है। और जो सबॉर्डिनेट है वो जज कर लेते हैं आज तो बॉस घर से लड़के आए हैं, मतलब वो इस ढंग से बात कर रहा था, इस ढंग से बड़ी स्टेयरिंग फॉर्म में, बड़ी कोल्ड मैनर में हमारे को डिक्टेशंस दे रहा था। मतलब ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन जो है, बिजनेस कम्युनिकेशन को हैम्पर कर देती है। ठीक है। फिर उसके बाद साइन लैंग्वेज है। साइन में हम यही बोलते हैं जैसे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो उसमें हम कई तरह के जेस्चर्स या साइंस जो है उसकी यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आपस में एक दूसरे को जैसे इशारा किया, फ्रेंड्स जो हैं एक दूसरे को जेस्चर दे रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर टू कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स। अब जैसे कोई क्वेश्चन टीचर थ्रो करता है क्लास में आपकी तरफ कि चलो आपका आंसर बताओ, तो आप आपस में ही आंसर्स लगे होते हो इशारों इशारों से देने के लिए, कन्वे करने के लिए, है ना। तो फिर वो वाली जो लैंग्वेज होती है ना वो साइन लैंग्वेज होती है। आपको ज्यादा बेटर पता है मेरे से, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, इजंट इट। हाँ जी। नेक्स्ट इसमें आइए बेटा, विजुअल साइंस है और ऑडियो साइंस है। विजुअल साइंस में क्या है, these are commonly seen and used in and around us. We come across multiple visual signs in our daily life. For example, traffic signs that we see on the road are essential form of visual signs for drivers which help prevent accidents and mishaps. अब जो ट्रैफिक साइन है नेचुरली जो आपको छोटे होते से चाइल्डहुड से सिखाई जाती है पोइम में, कि ग्रीन लाइट क्या बोल रही है, रेड लाइट क्या बोल रही है ना, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आपको याद होंगी आपकी पोइम्स। तो नेचुरली वो साइन लैंग्वेज है ना, विजुअल साइन, साइन ही आपको रोक रहा है। नेचुरली इंडिया में तो अभी साइन भी नहीं रोकता है, और ट्रैफिक पुलिस मैन ही रोकता है, इजंट इट। ऐसे ही है ना। तो चलो, वो भी ट्रैफिक पुलिसमैन जो होता है वो अपनी वर्दी में खड़ा होता है रोड पे, तो वो भी एक तरह से एक जेस्चरल लैंग्वेज ही होती है, उसको बोलना नहीं पड़ता, उसका खड़े होना ही अपने आप में सिग्निफाई कर देता है कि वी नीड टू स्टॉप। ठीक है। देन यूज ऑफ पोस्टर्स इन एडवर्टाइजिंग टू कम्युनिकेट मैसेज। पोस्टर बना के, जैसे वाटर की इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है, कई कई थीम्स पे पोस्टर मेकिंग होती है, आपको समझ आती है।
फिर उसके बाद है जैसे शेड कार्ड वी रिसीव फ्रॉम पेंटर्स और इंटीरियर डेकोरेटर्स। कोई पेंट का कलर सिलेक्ट करना है, वहां से अलग अलग कलर के शेड्स हमें पता चलते हैं, मैप्स से पता चलता है, नेविगेशन जीपीएस लगाकर आप नई जगह पे पहुंच जाते हो, है ना। और उससे आपको नजर आता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे तो हम आपको करेक्ट कर लेते हैं। ऑडियो साइंस क्या है नॉन वर्बल में, कि जैसे हम लोग ऑडियो साइंस में उसको एक वॉइस दे देते हैं। सायरन्स है, जैसे एम्बुलेंस का सायरन है। अब जो जो फायर वाली वो जा रही होती है, एम्बुलेंस लेके जा रहे होते हैं बर्गलर्स, तो वहां पे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ दिक्कत है। अब जो कोई कार का हॉर्न बज रहा है तो ड्राइवर कम्युनिकेट कर रहा है, इशारा दे रहा है कि उसको रास्ता दे दो, या ठीक है इस तरह से। तो परेड ड्रम्स, मतलब हर एक जगह पे आप देखोगे कि आपके पास अलग अलग सिग्नल्स होते हैं जो सिग्निफाई कर देते हैं, बता देते हैं कि कुछ ना कुछ जो है उस प्रोफेशन से कंसर्न जो है आपके पास कुछ कन्वे हो रहा है, ठीक है। और साइन लैंग्वेजेस की एडवांटेजेस क्या है, पोस्टर्स पेंटिंग्स उनकी वैल्यू है, उसकी विजुअल जो है उसकी भी वो अट्रैक्टिव भी होते हैं, एजुकेशनल वैल्यू भी है, वो मोटिवेट भी करते हैं लोगों को, है ना। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप कहना कुछ और चाहते हो, कन्वे कुछ और हो जाता है, क्योंकि जो बनाने वाला है, जो कन्वे करने वाला है वो कुछ और सोच रहा है, जो रिसीव करने वाला है उसके माइंड में कुछ और चल रहा है। तो कई बार इस वजह से उल्टा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। अब जो मॉडर्न मेथड्स हैं नॉन वर्बल के, उसमें पहले जिंगल आता है, शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक with one or more hooks and meanings that promote a product or service being sold, usually through the use of one or more advertising slogans. तो जिंगल्स जो है म्यूजिक साथ में यूज किया जाता है, खास करके जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं जो एड थीम्स बनाती हैं वो इसको यूज करते हैं टेलीविजन एड्स में या रेडियो एड्स में, ठीक है। तो ब्रांड इमेज के लिए भी यूज किया जा सकता है। हर एक प्रोडक्ट की जो होती है एक अलग से ही एक ब्रांड इमेज बनाने के लिए अलग से म्यूजिक उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। पॉपुलर सॉन्ग्स या लिरिक्स उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल इसमें दिया, उसकी जिंगल आई एम लविंग इट, ठीक है। अब म्यूजिक जो है, म्यूजिक के थ्रू भी आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो, अपने आइडियाज बता सकते हो। तो इसमें म्यूजिक की जो एबिलिटी है कि ये दूसरे को मतलब एक इमेजिनेशन में ले जाता है, उसकी इमोशंस जो है वो काफी प्रोफाउंड एंड पावरफुल हो जाती है, उसको समझ आता है कि क्या कहा क्या जा रहा है, ठीक है। अलग लिरिक्स यूज करके, डायरेक्टली ना बोल के, उस ढंग से। कार्टून जो है, कार्टून कैन एक्सप्रेस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद वेरी फ्यू और नो वर्ड्स। कार्टून में कई बार नहीं भी कुछ बनाने की जरूरत पड़ती, सीधा ही जो बना दिया गया, और जो कार्टून के जो एक्सप्रेशंस हैं उसका फिलॉसफी से समझ आ जाती है कि वो क्या बता रहे हैं, ठीक है। अब उसी कई इसीलिए कार्टून मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, ये कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, उन थीम्स के ऊपर करवाए जाते हैं जो थीम्स बड़ी सोसाइटल कंसेप्ट के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और सोशल मीडिया में भी इसको काफी अच्छे ढंग से ग्राफिक फॉर्म्स में यूज किया जा रहा है आजकल के टाइम पे। अगर कोई वॉर का कोई संदेश है, कोई पानी को सेव करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए कोई, तो कार्टून्स को बड़े अच्छे ढंग से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटे आपको सारा ये पता Yes, चल ma'am. गया? Yes, ma'am. Ma'am. हाँ जी। अब हमारे एक तरह से 4 चैप्टर्स, मतलब 4 टॉपिक्स इसके कंप्लीट हो गई, है ना। तो आपने पिछले 2 टॉपिक्स को आई सपोज आपने पढ़ा होगा, रीडिंग करी थी आपने। Yes, ma'am. आज जो है ये जो हम 2 इन्होंने टॉपिक्स हमने आज कवर किए ना, आज इनको भी आप पढ़ लेना, ठीक है बेटा, क्लियर है? मैम। है ना। Yes, ma'am. और हाँ, अगर कहीं पे आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। और ओके मैम। नेक्स्ट हम इसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें से आप जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, लाइंस हैं, टर्म्स हैं, वो आप अपने पास नोट डाउन करें, अंडरलाइन करें, ठीक है। इससे ना आपको एमसीक्यूज जो है वो फॉलो करने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। अब बड़े आराम से फटाफट से एमसीक्यूज जो है ना वो कर पाओगे। इसमें कौन सा आपने कुछ सॉल्व करना है, आपने सीधा, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए इसमें कहा क्या गया है, और फिर आपने फटाफट से इसको सॉल्व कर लेना। हाँ जी, एनीथिंग एल्स, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? कुछ और है कोई डाउट कि शुड वी एंड विद द क्लास? No, ma'am. ठीक है बेटा, ठीक है। सो ओवर फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।